हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक टेट। आई एम तनु शुक्ला। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है वाइगॉत्स्की थियरी। वाइगॉत्स्की की थियरी पे आज हम लोग बात करने वाले हैं, जिसका नाम है सोशियो कल्चरल थियरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये जो आज की हमारी थियरी है वो सीटेट में 2011 से लेकर 2019 दिसंबर तक के सारे पेपर में 2 से 4 क्वेश्चन फर्स्ट और सेकेंड पेपर दोनों को मिलाकर आए हुए हैं। उसके अलावा ये लैंग्वेज पेडागोजी में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। हिंदी हो गया लैंग्वेज, संस्कृत हो गया, उसके अलावा इंग्लिश, तीनों में ये काफ़ी हेल्प करता है हमारी। और उसके अलावा जो ये हमारा पेडागोजी का पार्ट है उसमें हमें ये हेल्प करेगा। और ये जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं उससे रिलेटेड कल क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। आज मैंने जितने भी पॉइंट्स सीटेड इसके अपने नोट्स में डाला है, वाइगॉत्स्की थियरी के नोट्स में डाला है, वो सारे ही पॉइंट एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं से आ चुके हैं। उस सारे पॉइंट्स को मैंने अपने नोट्स में पहले से ही ऐड किया था, उसे मैंने अपने नोट्स के थ्रू समझाया भी है इस वीडियो में। अगर आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो अगर आप बहुत शुरुआत से भी तैयारी कर रहे हैं तो भी ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कहीं से भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारे टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि मेरे इस चैनल के कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे इस चैनल के कंटेंट आप लोगों के लिए सीटेट के प्रिपरेशन में हेल्पफुल हो सकते हैं, तो मेरे इन वीडियोज़ को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आप लोगों को सबसे पहले मेरे इस चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अब चलते हैं अपने थियरी की तरफ। अब हम आ गए हैं अपने वेबसाइट पर। आप इस वेबसाइट पर विजिट करके मेरे इस नोट्स को आराम से ले सकते हैं। और नोट्स के लिए जो बार बार कह रहे हैं, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग यहाँ से नोट्स ले सकते हैं। और आप हमारा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया जाएगा। अब हम चलते हैं अपनी थियरी की तरफ। तो आज का जो हमारा थियरी है वो है वाइगॉत्स्की थियरी ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। वाइगॉत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। मैंने जितना हिंदी में लिखा है मैंने उतना ही इंग्लिश में लिखा है, तो कोई भी लैंग्वेज को लेके कोई परेशान ना हो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वाइगॉत्स्की थियरी ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। तो पहले तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये जो पिक है, फ़ोटो है, ये जो फ़ोटो है वो है वाइगॉत्स्की जी की फ़ोटो है। ये आप लोग इन्हें देख सकते हैं यहाँ पे। मेरी स्क्रीन तो बहुत बड़ी है नहीं, तो इसलिए मैं बहुत अच्छे से नहीं दिखा पा रही हूँ। अब हम बढ़ते हैं अपने थियोरी की तरफ। तो लेव वाइगॉत्स्की के बारे में थोड़ी बहुत हम लोग बातें जान लेते हैं। तो जो भी मैं यहाँ पे पॉइंट करा रही हूँ वो सारे पॉइंट जो हैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग यहाँ पे एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपको कहीं से इनके बारे में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट कवर किए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पढ़ने को तो बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है, लेकिन हमें वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जो लेव वाइगॉत्स्की है वो रसियन साइकोलॉजिस्ट थे, रूसी मनोवैज्ञानिक थे, ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। दूसरा पॉइंट ये है कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, सामाजिक संरचनावादी थे। कंस्ट्रक्टिविस्ट तो पियाजे भी थे, ब्रूनर भी थे और लेव वाइगॉत्स्की भी थे, लेकिन इसमें से सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट की अगर बात आती है तो वो लेव वाइगॉत्स्की जी थे। और इनके थियरी का क्या नाम है, तो इनके थियरी का नाम है सोशियो कल्चरल थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इनके थियरी का हिंदी में भी यहाँ पे मैंने नाम लिखा है और इंग्लिश में भी मैंने यहाँ पे नाम लिखा है कि सोशियो कल्चरल थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसे अच्छे से आप लोग याद रखें, इनके थियरी का नाम। और इनके स्कूल ऑफ थॉट अगर देखा जाए तो इनका स्कूल ऑफ थॉट क्या है, तो इनका स्कूल ऑफ थॉट जो है वो है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सामाजिक संरचनावाद जो है इनका स्कूल ऑफ थॉट है। संरचनावाद का मतलब ये है कि जिसमें बच्चे ज़्यादा एक्टिव होते हैं और बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। बच्चे ग्रुप एक्टिविटी के द्वारा एक दूसरे से जब सीखते हैं तो और बच्चे नए नॉलेज का निर्माण करते हैं, नए नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। और यही कंस्ट्रक्टिविज्म में होता है कि अनुभव पे आधारित जो ज्ञान का निर्माण होता है वो अनुभव के आधार पर होता है। तो यहाँ पे इनका सोशल लगाने का मतलब ये है कि बच्चे जो समाज में रहकर एक दूसरे से इंटरेक्शन करके अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, वो सोशल इंटरेक्शन, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इनके अकॉर्डिंग हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये 3-4 पॉइंट्स हमने जाने वाइगॉत्स्की के बारे में कि ये रसिया से बिलोंग करते थे।
इम्पॉर्टेंट टर्म्स पे अब हम पहुंच चुके हैं। ये जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उसे आप लोग बहुत अच्छे से याद रखें। अगर आप लोग इसे अच्छे से कर लेते हैं और आपका कोई कन्फ्यूजन अगर यहाँ पे नहीं बचता है तो आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इसलिए मैं आज आप लोगों को बहुत अच्छे से ये सारे टर्म्स क्लियर करा रही हूँ। जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, ZAD जो है वो जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट है, वास्तविक विकास का क्षेत्र है। इसे हम वर्तमान डेवलपमेंट या वर्तमान विकास भी कह सकते हैं। जिस लेवल पे अभी हम हैं उसे हम वर्तमान विकास का क्षेत्र कहते हैं। जितना भी हमारा सोचने समझने और कार्य करने की जो क्षमता इस वक्त है उसे हम वर्तमान विकास या जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट कहते हैं। और इसे हम असिस्टेड जोन भी कह सकते हैं, बिना सहायता का क्षेत्र हम इसे कह सकते हैं। आप इसे एक फिगर में देख सकते हैं। इस फिगर में यहाँ जो लर्नर कैन डू अनएडेड, यहाँ बिना सहायता के लर्नर कर सकता है, और जो ये है वो ZAD है, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटस्थ विकास का जो क्षेत्र है। इसे पहले हम वाइगोत्स्की के शब्दों में देखते हैं। वाइगोत्स्की ने कहा कि डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन अचीव इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट अ चाइल्ड कैन अचीव विथ गाइडेंस एंड इंकरेजमेंट फ्रॉम अ टेम्परेरी हेल्प। बालक के द्वारा बिना सहायता के किए जाने वाले कार्य और कुशल व्यक्ति की सहायता से किए जाने वाले कार्य के मध्य के अंतर को विकास का क्षेत्र कहा जाता है। इसे मैं आपको फिगर के थ्रू समझाती हूँ कि बालक के द्वारा बिना सहायता के किए जाने वाला कार्य, मतलब उसका जो जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट है वो, और जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट है वो, और उसके बाद कुशल व्यक्ति की सहायता से किया जाने वाला कार्य, मतलब कि एडल्ट असिस्टेंस की सहायता से किया जाने वाला जो कार्य है उसके बीच के अंतर को क्या कहते हैं हम, ZPD। इसको हम फिगर से भी देख लेते हैं एक बार कि नहीं, पहले मैं आपको टर्म्स क्लियर कराती हूँ। सारे टर्म्स का इस फिगर में यूज़ होगा और उसके बाद हम एक लाइन में अगर हम समझें तो ZPD क्या होता है कि लर्नर कैन डू विथ गाइडेंस। लर्नर कोई भी काम जब गाइडेंस के थ्रू कर लेता है, मतलब जो उसका निकटस्थ विकास का क्षेत्र होता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी इसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को बोलते हैं। तो जहाँ तक वो बिना गाइडेंस के नहीं जा सकता है उसे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अभी मैं इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी एग्जांपल्स के थ्रू। तो पोटेंशियल डेवलपमेंट वही हो गया कि मतलब जहाँ तक हमारा विकास संभव है, इसका कोई भी हाईएस्ट लेवल नहीं होता है, हमारा विकास कहीं तक भी हो सकता है। उसके बाद स्कैफोल्डिंग, मचान स्कैफोल्डिंग को हिंदी में मचान, ढांचागढ़ या पाड़ कहते हैं। अगर आप इंग्लिश में याद रखते हैं तो आपको स्कैफोल्डिंग याद रखने की ज़रूरत है, और अगर आप हिंदी में याद रखते हैं तो उसे आपको मचान, ढांचागढ़ और पाड़ तीनों ही याद रखना होगा। तो स्कैफोल्डिंग का मतलब है टेम्परेरी हेल्प, अल्पकालीन सहयोग। अल्पकालीन सहयोग का मतलब है कि कोई भी काम जब तक वो बच्चा सीख नहीं जाता, लर्नर सीख नहीं जाता, तब तक जब हम उसको हेल्प देते हैं, जब वो सीख जाते हैं तो वो स्वयं से करने लगते हैं। स्कैफोल्ड वर्ड को सबसे पहले किसने दिया था, तो ब्रूनर ने दिया था और इसको यूज किसने किया था, तो वाइगोत्स्की जी ने इसे यूज किया था। MKO मोर नॉलेजेबल अदर मतलब किसी सेक्टर में हमसे अधिक जो चीज़ हम सीखना चाहते हैं, हमसे अधिक ज्ञान रखने वाला। जब हमसे वो अधिक ज्ञान रखेगा तभी तो हम उससे सीखेंगे। तो मोर नॉलेजेबल अदर किसी विशेष सेक्टर में अधिक ज्ञान रखने वाला, तो वो कोई पर्सन भी हो सकता है और कोई थिंग भी हो सकती है। अब हम इन पांचों टर्म्स का यूज़ इस फिगर में करेंगे और बहुत अच्छे से इसे हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश भी करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं इस फिगर पर, और इस फिगर में क्या है कि ये जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट ये है। लर्नर कैन डू ईजिली, यहाँ पे लर्नर ईजिली कर सकता है, लर्नर यहाँ पे इजीली कर सकता है। जैसे कि आप लोगों में से सभी लोग 90 नंबर सीटेट में आराम से पा सकते हैं, इजीली पा सकते हैं, लेकिन आपको पाना है 120 नंबर। मतलब ये आपका पोटेंशियल हो सकता है 120 प्लस भी हो सकता है, आपका पोटेंशियल 120 प्लस भी हो सकता है, लेकिन आपको 120 प्लस पाने के लिए आपको किसी टेम्परेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो टेम्परेरी हेल्प देगा कौन, MKO होगा। MKO का मतलब है या फिर आप कोई कोचिंग लेंगे, या फिर आप कोई YouTube चैनल देखेंगे, या फिर आप
अपने से ज़्यादा जानने वाले किसी अपने फ्रेंड के पास जाएंगे, कोई भी हो, वो मोर नॉलेजेबल अदर हो जाएगा। और जो ये हेल्प देने की जो प्रक्रिया है इसे हम क्या कहते हैं, स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं। जो हेल्प देने की प्रक्रिया है उसे हम स्कैफ फोल्डिंग कहेंगे। और जैसे कि हम यूट्यूब की वीडियोस देख रहे हैं, हमें वाइगॉत्स्की की थियरी की वीडियो तभी तक देखनी है जब तक कि हमें वाइगॉत्स्की की थियरी समझ में नहीं आ जाती। तो जब हमें समझ में आ जाएगी तो हम ये यूट्यूब से देखना बंद कर देंगे, मतलब कि हम अपनी स्कैफ फोल्डिंग खुद से ही हटा देंगे। और मैं क्या हुई इस केस में, तो मैं हो गई मोर नॉलेजेबल अदर, और जो यूट्यूब से आपका वीडियो देखना हो गया वो स्कैफ फोल्डिंग हो गया। आप उसे तभी तक देखेंगे जब तक कि आप लोग इस थियरी को समझ नहीं जाते। जब आपके सारे क्वेश्चन सही होने लगेंगे तो आप इस थियरी को नहीं देखेंगे। जब आप एक बार सीटेट पास हो जाएंगे तो आपके लिए आप इसे नहीं देखेंगे, ठीक है। और अब आ गया नेक्स्ट पॉइंट, यह है लर्नर कैन नॉट डू। लर्नर कैन नॉट डू, तो लर्नर यहाँ पे इस लेवल को नहीं पा सकता। अगर हम सीटेट में 150 में से 150 पाने की कोशिश करें तो क्या हम इसे पा सकते हैं? कभी नहीं पा सकते। तो ये क्या हो गया, ये एक ऐसा जोन होता है जिसे हम कभी नहीं पा सकते। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं। जैसे कि एक लड़की है रूही, एक लड़की रूही है और वो साइकिल चलाना सीखना चाहती है, लेकिन अभी उसे साइकिल चलाना मुश्किल लग रहा है। तो वो लड़की अपने फादर की हेल्प से साइकिल चलाना सीखेगी। उसके फादर तब तक उसे पीछे से हेल्प देते रहेंगे, मतलब साइकिल को पकड़ते रहेंगे जब तक कि उसका खुद का नियंत्रण साइकिल पर नहीं बैठा लेती है, अपने हाथों का नियंत्रण साइकिल पर नहीं बैठा लेती, तब तक उसकी पापा उसकी हेल्प करते रहेंगे। तो ये हेल्प करने की प्रक्रिया है वो है स्कैफ फोल्डिंग। जब वो चलाना सीख जाएगी तो उसके पापा अपनी स्कैफ फोल्डिंग मतलब कि अपनी टेम्परेरी हेल्प को हटा लेंगे। और जो इसके बीच में जितने भी प्रोसेस हुए ना सीख पाने तक में और सीख पाने तक के बीच में जितने भी प्रोसेस हुए उसे हम क्या कहते हैं, ZPD। यही वाइगॉत्स्की जी ने इसे परिभाषित किया है, जहाँ जो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। एक बार हम उसे फिर से देख लेते हैं, अगर किसी को कन्फ्यूजन हुआ हो तो वो यहाँ से अपना क्लियर कर लेगा कि बालक के द्वारा बिना सहायता के किए जाने वाले कार्य, जैसे कि लड़की बिना सहायता के साइकिल चलाना सीख नहीं पा रही थी, और कुशल व्यक्ति की सहायता से, मतलब उसके पापा को साइकिल चलाना आता था और उन्होंने MKO बनकर, उसके पापा क्या थे वहाँ पे, MKO थे, उन्होंने MKO बनकर स्कैफ फोल्डिंग दिया। किए जाने वाले कार्य के मध्य के अंतर को स्कैफ फोल्डिंग के बीच से की मदद से उसने साइकिल चलाना सीख लिया कि मध्य के अंतर को निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। मतलब कि उसने साइकिल चलाना नहीं सीखा था और साइकिल चलाने के बीच के में जितने भी प्रोसेस हुए वो जो प्रोसेस है उसे ही हम निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, जहाँ की हमारा पोटेंशियल है कि हम यहाँ तक कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस मिले तब। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्कैफ, ये तो हो गया ना, स्कैफ फोल्डिंग तो हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मतलब भाषा जो है वो संज्ञानात्मक विकास में भाषा एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। टूल मतलब कि उपकरण होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब कि संज्ञानात्मक विकास, मतलब संज्ञानात्मक विकास में भाषा एक उपकरण की तरह कार्य करता है, क्योंकि जब हम विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं तभी हम एक दूसरे के विचारों से कुछ सीख पाते हैं। सोशल इंटरेक्शन करते हैं तभी हम एक दूसरे से कुछ सीख पाते हैं, ऐसा वाइगॉत्स्की जी की लैंग्वेज में है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोगी अधिगम, इसे सामूहिक साझा भी कह सकते हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग का मतलब ये है कि जैसे कि बच्चे यहाँ पे सीख रहे हैं, बच्चों को एक प्रोजेक्ट दे दिया गया और उस प्रोजेक्ट पे सारे बच्चे साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और अपना बेस्ट देने की, सारे बच्चे अपना इस प्रोजेक्ट में बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, सहयोगी अधिगम, मतलब एक दूसरे का सहयोग करके एक दूसरे की बातों से यहाँ पे बच्चे सीख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, कोलैबोरेटिव लर्निंग हो गया। जैसे कि यूट्यूब हो गया, यूट्यूब पे भी सभी लोग अपना बेटर कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। इंटरनेट हो गया, इंटरनेट पे भी जो ब्लॉग वगैरह लिखे जाते हैं वो भी सब लोग अपना बेहतर ही देने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे का लोग पढ़कर नए नए आइडियाज़ भी वहाँ से निकालते हैं। ऐसा आप लोग भी करते होंगे। कोलैबोरेटिव लर्निंग का ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग लगभग सेम होता
होता है, लेकिन कोलैबोरेटिव लर्निंग में सामूहिक जिम्मेदारी होती है और कोऑपरेटिव लर्निंग में थोड़ा इंडिविजुअल जिम्मेदारी भी हमारी हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे फिगर में हम देख सकते हैं कि एक टीम बना दिया गया और उस टीम में हर मेंबर का रोल डिसाइडेड होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि स्काउट गाइड जो होता है उसमें पहले टीम में बांट दिया जाता है, 5-5 लोगों की टीम बना दी जाती है। और जैसे कि 5 लोगों की टीम है तो उसमें एक लोगों को लीडर बना दिया जाता है और एक लोगों को मतलब अलग अलग काम दे दिए जाते हैं। किसी को तंबू गाड़ना होता है उसमें, तो किसी को खाना बनाना होता है, किसी को पूरी अरेंजमेंट देखनी होती है। तो हर व्यक्ति का यहाँ पे रोल डिसाइड होता है। लेकिन कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग में होता ये है कि बच्चे जो होते हैं मतलब अगर हमारा ग्रुप जीतेगा तभी हम जीतेंगे। पहली बात तो हमारी एक ग्रुप के प्रति जिम्मेदारी होती है। दूसरी बात ये हो गई कि टीचर जो होते हैं यहाँ पे एक सुविधादाता के रूप में काम करते हैं, फैसिलिटेटर के रूप में काम करते हैं, ना कि एक सूचना देने वाले के रूप में काम करते हैं। तो टीचर भी एक यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कुछ पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि इंटरेक्शन हो गया। इंटरेक्शन तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वाइगोत्स्की के थियरी में। उसके बाद इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। जैसे कि किसी को लीडर का रोल दिया गया है तो उसे लीड करना है तो वो अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार होगा। हर व्यक्ति अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार होगा और वो सामूहिक रूप से जब वो सारी चीज़ें सामूहिक रूप से हो जाती हैं तो उसे हम कोऑपरेटिव या सहकारी अधिगम कहते हैं। जैसे कि एक डिबेट अगर हम लेते हैं, डिबेट में हो रहा है एक टॉपिक पे डिबेट हम कर रहे हैं। उसके दहेज प्रथा के पक्ष और विपक्ष में हम डिबेट कर रहे हैं। तो दहेज प्रथा के पक्ष और विपक्ष में हम डिबेट कर रहे हैं। तो जो पक्ष में बोलने वाला है जो विपक्ष में बोलने वाला है उसका रोल डिसाइडेड है। तो ये क्या हो गया, कोऑपरेटिव लर्निंग। और लेकिन ऐसा ही कोई टॉपिक दे दिया दहेज प्रथा और उसके बारे में कुछ भी बोलने के लिए बच्चों को कहा गया, सारे बच्चों को बोलने के लिए कहा गया, तो सारे बच्चे अपना बेटर देने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या हो गया, कोलैबोरेटिव लर्निंग। लगभग ये एक ही सेंस में लिया जाता है, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि असिस्टिव लर्निंग क्या होता है कि जब हम एक दूसरे से सीखते हैं। असिस्टिव लर्निंग होता है कि जब हम एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे की हेल्प करके जब हम सीखते हैं तो उसे हम असिस्टिव लर्निंग भी कहते हैं। और उसके बाद रेसिप्रोकल लर्निंग क्या होती है, रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होती है। तो जैसे कि एक अच्छा एग्जांपल ये है कि जैसे कि ये कोई व्यक्ति हो गया जिसे स्कूटी चलानी आती है। एक लड़की है जिसे स्कूटी चलानी आती है और ये एक लड़की हो गई जिसे खाना बनाने आता है। तो ये लड़की जो है इसे खाना बनाने सिखा देगी और ये लड़की इसे स्कूटी चलाना सिखा देगी। तो ये जो हो गया रेसिप्रोकल टीचिंग, मतलब अब मेरे स्किल को मैं उसे सिखा दूं और वो अपने स्किल को मुझे सिखा दे। ये कब होगा, जब सोशल इंटरेक्शन होगा तभी संभव ये हो पाएगा। तो पारस्परिक शिक्षण सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है वाइगोत्स्की के थियरी में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, पीयर ट्यूटोरिंग जो होता है मतलब जब हम अपने हम उम्र बच्चों के साथ सीखते हैं। वो क्लासमेट हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, हमारे घर के बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जब हम अपने हम उम्र बच्चों के साथ सीखते हैं तो पीयर ट्यूटोरिंग होता है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है और बच्चे इसमें काफ़ी मज़े के साथ सीखते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं जो कि वाइगोत्स्की की थियरी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये सीडीपी के साथ साथ लैंग्वेज पेडागोजी में, वो लैंग्वेज हिंदी हो, संस्कृत हो और इंग्लिश हो, सारे पेडागोजी में का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम देखें कि लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होता है वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने कहा कि सोशल इंटरेक्शन जब होगा, जब सामाजिक संवाद होगा, जब एक दूसरे से बच्चे बात करेंगे, एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे, तब बच्चे बहुत बेटर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उनके सीख पाते हैं और उनके लैंग्वेज का विकास, भाषा का विकास होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। आरंभिक वर्षों में भाषा व विचार स्वतंत्र होते हैं। 2 वर्ष की अवस्था, 2 वर्ष के पहले तक भाषा और विचार जो होते हैं एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। लेकिन 3 वर्ष की आयु तक भाषा और विचार जो हैं वो एक दूसरे में मिल जाते हैं,
और इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। इंग्लिश में अगर हम देखें तो थॉट एंड लैंग्वेज आर इनिशियली सेपरेट सिस्टम्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लाइफ मर्जिंग एट अराउंड लेटर एट दिस पॉइंट स्पीच एंड थॉट बिकम इंटरडिपेंडेंट। 3 वर्ष की अवस्था तक भाषा और विकास एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, ऐसा वाइगॉत्स्की ने कहा है। जनरल वे में ऐसा नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। वाइगॉत्स्की ने लैंग्वेज के 3 टाइप दिए। पहला है सोशल स्पीच, दूसरा है प्राइवेट स्पीच, तीसरा है साइलेंट इनर स्पीच। सोशल स्पीच को हिंदी में सामाजिक वाक्य या सामाजिक भाषा कहेंगे, प्राइवेट स्पीच को व्यक्तिगत वाक्य या सेल्फ स्पीच या निजी भाषा कहेंगे, और साइलेंट इनर स्पीच को अंतःवाक्य कहेंगे। सोशल स्पीच जो है वो 2 वर्ष की उम्र तक के बच्चों में डेवलप हो जाती है, और इसमें जो है वो बच्चे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहते हैं, बाहरी रूप से संवाद करते हैं। और प्राइवेट स्पीच जो होता है इसमें बच्चे में 3 वर्ष की अवस्था तक ये डेवलप हो जाता है, और बच्चे खुद को डायरेक्शन देने के लिए, खुद के कार्यों को डायरेक्शन देने के लिए अपने आप से ही बात करते हैं। और इसे प्राइवेट स्पीच को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसने दिया है, तो वाइगॉत्स्की ने दिया था। उसके बाद साइलेंट इनर स्पीच क्या होता है, ये 7 वर्ष की अवस्था तक बच्चों में डेवलप हो जाता है। और जो ये प्राइवेट स्पीच जो होता है, प्राइवेट स्पीच ही बाद में ट्रांसफॉर्म हो जाता है साइलेंट इनर स्पीच में। प्राइवेट स्पीच समय के साथ साथ मतलब बदल के साइलेंट इनर स्पीच में बदल जाता है। प्राइवेट स्पीच इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू साइलेंट इनर स्पीच। प्राइवेट स्पीच जो होता है वो साइलेंट इनर स्पीच में 7 वर्ष की उम्र तक बदल जाता है। व्यक्तिगत वाक अंतःवाक में बदल जाती है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि वाइगॉत्स्की ने एज को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी। यहाँ पे इन्होंने एज की कोई बात ही नहीं की है कि इस एज में के बच्चे ज़्यादा सीखेंगे कि इस एज के बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। उन्होंने सोशल इंटरेक्शन को और ग्रुप एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। इनके पूरे इस थियरी का सार यही है कि इन्होंने सोशल इंटरेक्शन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। जितने भी पॉइंट्स थे वो सोशल इंटरेक्शन से ही जुड़े हुए थे। उसके बाद लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट, अधिगम से विकास होता है। पहले लर्निंग होती है, उसके बाद डेवलपमेंट होता है। लर्निंग होती जाएगी, डेवलपमेंट भी होता जाएगा, लर्निंग होती जाएगी, डेवलपमेंट होता जाएगा। तो अब हमारा ये जो वाइगॉत्स्की का टॉपिक है यहीं पे ख़त्म होता है। मैंने लगभग सारे पॉइंट्स कंप्लीट करा दिए हैं जितना कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप लोगों को अगर आप लोग इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे अलग कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आज तक ना पूछा गया है, और इससे अलग कोई भी बातें नहीं बनती जो आगे पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से करें, और मैं कल क्वेश्चन आंसर सीरीज भी ला रही हूँ जिसे आप बहुत अच्छे से देखें, और इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो पर आए ताकि आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। और 3 से 4 क्वेश्चन आप सीटेट के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिलाकर सही कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।